रात के 10 बजे के करीब जब मुकेश घर लौटता है तो वह अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उस दरवाजे को खोलने वाली उसकी भाभी होती है। उसकी भाभी जो कि नाइटी में थी और उसकी आंखों में नींद तो है, वह सो तो रही थी, लेकिन अपने देवर के जगाने पर उसकी आंखें भी खुल गई हैं और वह गेट भी खोल देती है। यहाँ पर जब वह देवर अपनी भाभी को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी, आज तो आप गजब लग रही हो। लेकिन इन तारीफ़ों की जो बातों को सुनकर वह भाभी भी कहीं ना कहीं संकोच सी कर जाती है। वह शर्मा भी गई है और बस अपने देवर से कहने लगती है कि मुकेश, तुम तो ऐसी बातें बेकार में करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों ने उस महिला के दिल पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि अब तो वह जो मुकेश है और वह उसकी जो भाभी जौनिया है, वे ऐसा कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि आज मुकेश खाना भी नहीं खाता है। वह अपनी भाभी के पास जाता है, उसके बिस्तर पर बस अपने भाभी के बगल में लेट जाता है। यहाँ पर मुकेश पूछता है अपनी भाभी से कि उसका भाई कहाँ गया है। अब वो कहती है कि वो तो बिहार गए हैं। इस बात को सुनकर बस उनके बीच में वो सब होना शुरू हो जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। यानी कि उन दोनों के बीच में आज पहली बार वो अवैध संबंध भी कायम हो गए थे, जिसके लिए वो दोनों एक दूसरे का इंतज़ार किया करते। अब तो उन दोनों को जब भी मौका मिलता वो लोग बड़ी होशियारी से एक दूसरे के साथ संबंध तो बनाते, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा खुश भी किया करते। लेकिन वो सब जो कुछ हो रहा था वह चोरी छिपे हो रहा था। लेकिन एक दिन जब दिन के समय वह जो देवर है अपनी भाभी के साथ उसकी बाहों में लेटा हुआ होता है, अचानक उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब तो जैसे वह मुकेश भागकर जाता है, उस दरवाजे को खोलता है, वह देखकर दंग रह जाता है। उस गेट पर उसका बड़ा भाई रमेश खड़ा था। अब रमेश दंदनाता हुआ जैसे ही घर में घुसता है, वह पाता है उसकी पत्नी यानी कि निर्वस्त्र अवस्था में उस बेड पर मौजूद है। अब जैसे इस स्थिति को वह रमेश देखता है, कहीं ना कहीं उसको काटो तो खून नहीं, और वह बस अपने भाई पर बरस पड़ता है, अपनी पत्नी पर बरस पड़ता है और उनसे कहने लगता है, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और यहाँ पर अब तो वह अपनी पत्नी से नाराज़ है, अपने भाई से नाराज़ है। अपने भाई को तो पीटकर वह वहाँ से भगा देता है, लेकिन जब अपनी पत्नी पर लगातार गाली गलौज करता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है, तब दोस्तों उसकी पत्नी भी उससे कहने लगती है, दरअसल तुम्हारे तो बस की कुछ है नहीं, और जब वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे तो तुमको दर्द होता है। अब इन बातों को सुनकर ना जाने क्यों रमेश के दिमाग में कुछ ऐसा आ गया था जिसके बारे में शायद रमेश ने तो क्या किसी ने भी कल्पना नहीं करी होगी। आखिर क्या हुआ है इस पूरे मामले में, हम एक एक घटना को जानेंगे और कैसे यहाँ पर वह जौनिया भी अपने देवर से संबंध बना बैठी है। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमें फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कानपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कानपुर में स्थित जो फैक्ट्री एरिया है, उसी फैक्ट्री एरिया में से एक अमर मंडल नाम का व्यक्ति होता है। वह जब सुबह शौच वगैरह करने के लिए यानी कि खेतों में जा रहा होता है, अचानक से वह देखता है कि काली पॉलीथीन है। उस काली पॉलीथीन के चारों ओर कुत्ते इकट्ठे हुए पड़े हैं। वह पॉलीथीन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ी सी है और शायद कुत्ते वहाँ पर भौंक रहे हैं। अब तो वह आगे बढ़ता है, उस पॉलीथीन की तरफ जाता है। उसको शक तो था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वह अब उस पॉलीथीन को देखता है जो कि कुत्तों ने थोड़ी फाड़ दी थी। उसमें से एक पैर साफ दिखाई दे रहा था। यानी कि अब अमर को भी समझने में टाइम नहीं लगता है और वह पहचान जाता है कि यहाँ पर वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह अब अगला जो उसका कदम होता है यानी कि पुलिस के पास फ़ोन करता है। और दोस्तों वह फ़ोन पहुंचता है ससेंडी थाना क्षेत्र कानपुर नगर में। दोस्तों जैसे पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और उस जो लाश वहां पर पड़ी है उस काले पॉलीथीन में, उसको जब खोलकर देखती है तो उनका जो शक था वह सच्चाई में तब्दील हो जाता है। या उनको मालूम चल गया था कि इस जो पॉलीथीन है इसमें एक महिला की लाश मौजूद है। दरअसल उस महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वह पूर्ण रूप से नग्न थी, लेकिन उस महिला के पैरों में बिछिया वगैरह थी और उनसे यही प्रतीत होता है कि बिछिया एक शादीशुदा औरत ही पहनती है। अब तो पुलिस उस लड़की के, उस महिला के फ़ोटो खींचती है
और वहाँ पर एफएसएल टीम वगैरह को उसमें महिला के सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए ताकि पता चल सके कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन पुलिस अब आगे खोजबीन में जुट गई है और उस फोटो को लेकर वो आसपास के उस फैक्ट्री एरिया में ढूंढती है। दोस्तों, यहाँ एफएसएल की टीम के साथ एक खोजी कुत्ता भी आता है। वह जब उस लाश को सूंघता है तो वह वहाँ से करीब 200 मीटर दूर तक तो आगे चलता है, लेकिन वहाँ से आगे वह नहीं बढ़ता है। दरअसल कुत्ते के द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश के मुताबिक, यानी कि इस महिला का जो मर्डर किया गया है वह वहाँ से बाहर किया गया है, यहाँ पर नहीं मारा गया है। अब तो पुलिस हर फैक्ट्री में जाकर उस फोटो को दिखा रही है और पूछ रही है कि क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। यहाँ पर सभी लोग साफ मना करते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस महिला को ना तो किसी ने देखा है, ना ही वो लोग इसके बारे में जानते हैं। पुलिस को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर करीब 1 किलोमीटर दूर एक हरिओम गत्ता फैक्ट्री है। वहाँ पर बहुत से मजदूर हैं जो कि वहाँ रहते हैं अपने परिवारों के साथ, क्योंकि वहाँ पर यानी सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं। आप एक बार वहाँ पर पता कर लीजिए। दोस्तों, पुलिस जैसे ही उस गत्ता फैक्ट्री में पहुँचती है, वहाँ पर उसके मालिक यानी कि हरिओम मिलते हैं। अब हरिओम से जब पूछा जाता है कि इस महिला को आप जानते हैं, यहाँ पर वो भी साफ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो जानते हैं। दरअसल वह जो महिला है वह उनके फैक्ट्री के जो सुपरवाइज़र है, यानी कि रमेश की पत्नी जोनिया है, और जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहा करती है। लेकिन वो लोग दिवाली की छुट्टियों के चलते अपने अपने गांव गए हैं। यहाँ पर पुलिस के पूछने पर मालूम चलता है कि वह बिहार का रहने वाला है। दोस्तों, अब तो पुलिस की टीम बिहार में यानी कि रमेश के गांव रवाना हो जाती है और वहाँ उस जगह पर जाकर जब रमेश के बारे में पूछा जाता है, जगह जुटाई जाती है, तो मालूम चलता है कि रमेश दिवाली से पहले यहाँ आया तो था, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर अपनी माँ के पास छोड़कर गया है और वह यह कहकर गया है कि उसकी जो पत्नी है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इन बच्चों के साथ रहने पर वह उनकी ढंग से देखभाल नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए वापस जा रहा है। दोस्तों, अब तो पुलिस समझ गई थी कि हाँ, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, यानी कि रमेश ने शायद कुछ ना कुछ गलत किया है। और बस इसी वजह से अब पुलिस अपने उन मुखबिरों को भी सबको अलर्ट करती है और कहती है कि इस आदमी का फ़ोटो आप लोग ले लीजिए और इस फ़ोटो के मुताबिक हमें खोज को बताएं कि आपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति देखा है या नहीं। दोस्तों, अब तो पुलिस के पास एक ऐसी अहम जानकारी आती है। पुलिस जाती है रेलवे पटरियों के पास और वह पाती है कि यहाँ पर एक जो लड़का है वह पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ है। पुलिस उसका पीछा करती है और उस व्यक्ति को दबोच लेती है। दोस्तों, पूछताछ में पता चलता है कि यह वही व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है और जिस महिला की वह बॉडी बरामद हुई थी, यह रमेश उसका पति है। अब तो पुलिस उसको अपने पास लेकर आती है। उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब यहाँ जाकर रमेश एक ऐसा खुलासा करता है, उस खुलासे को जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दरअसल वह जो रमेश है वह अपनी पूरी कहानी बताता है और वह कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, उसका जो पिता है वह एक प्राइवेट कंपनी में काम तो करता है, लेकिन वह ज़्यादा पैसे नहीं कमाता और इसी वजह से वह अपने बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दिलवा पाया था। यानी कि उन लोगों ने 10वीं क्लास तक की परीक्षा पास करी, उसके बाद से अब तो रमेश भी खाने कमाने के लिए निकल जाता है। वह अपने एक रिश्तेदार की मदद से पहुंच जाता है बेंगलोर और बेंगलोर में काम ढूंढ रहा होता है। बहुत ही जल्दी उसको एक काम मिल जाता है एक खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में। वहाँ पर जब वह इस काम को कर रहा है, अब तो उसने यानी कि थोड़ा बहुत पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है और उसी पैसे को जब वह अपने माता पिता के पास भेजा करता तो उनका भी जीवन यापन ठीक ढंग से होने लगा था। दोस्तों, उस फैक्ट्री में काम करते समय यानी कि अब तो उस लड़के रमेश की दोस्ती हो जाती है एक मोनू नाम के लड़के से। दोस्तों, ये मोनू भी बिहार का ही रहने वाला है, लेकिन यह वहाँ पर अपनी माँ और बहन के साथ रहा करता है, क्योंकि इसके पिता की मतलब एक हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके बाद से उसके ऊपर उसकी माँ और बहन की जो जिम्मेदारी है उनका बोझ आ जाता है। वह अपनी माँ और बहन को बेंगलोर में लेकर रहने लगता है। जिस प्रकार से रमेश और मोनू की दोस्ती हो गई है, दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। अब तो वह रमेश जब भी मोनू के घर आता तो वह उसकी आंखें उस लड़की यानी कि जोनिया से चार हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, वो भी अनकहा प्यार। यानी कि वो लोग ना तो इजहार करते हैं, लेकिन दोनों महसूस करने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, एक दिन
जो जोनिया वह लड़की है अपने घर से गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस मोनू को जानकारी पता चलती है कि यहाँ पर उसका जो दोस्त है यानी कि रमेश भी गायब है। वह इस पूरी बात को समझ जाता है कि हाँ वह जो लड़की यानी कि उसकी बहन जोनिया है रमेश के साथ भाग गई है। अब तो वह अपनी माँ के पास सूचना पहुँचाता है, अपनी माँ को बताता है कि देखो वह रमेश के साथ गई है, उसको ज़्यादा खोजने की चिंता नहीं है, लेकिन वह जो लड़का रमेश है वह भी गलत किस्म का नहीं, अच्छा मेहनती लड़का है और वह उस जोनिया को खुश रखेगा। दोस्तों 2 दिन बाद यानी कि वो मंदिर में शादी करते हैं और उसके बाद जब वह जोनिया और रमेश दोनों मोनू के घर पे आते हैं यानी कि जोनिया की माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। पहले तो जोनिया की माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, लेकिन बाद में वह भी अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग ठीक ढंग से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। और दोस्तों रमेश अब अपनी पत्नी यानी कि जोनिया के साथ बड़े ही तसल्ली से खुश होने लगा था और उनका जीवन यापन ठीक ढंग से चलने लगा था। दोस्तों बहुत जल्दी जोनिया भी अब अपने 2 बच्चों को जन्म देती है और जिस प्रकार से वहाँ बेंगलोर में रहते हुए उनके खर्चे बढ़ने लगे थे यानी कि उनका रहना वहाँ पर मुश्किल होने लगा था। लगातार वह मोनू से कहता है कि यहाँ पर उसका गुजारा पॉसिबल नहीं है। रमेश द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर अब तो मोनू से कहता है कि ठीक है भाई, जब तुम्हारे यहाँ गुजारा नहीं हो रहा तो तुम कहीं और जगह देख लो। अब तो वह जो लड़का रमेश है वह अपने एक दोस्त से जानकारी प्राप्त करता है और उसको मालूम चलता है कि वहाँ जो कानपुर में जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर उसको आसानी से काम भी मिल जाएगा और तनख्वाह भी बढ़कर मिल जाएगी। अब तो वो रमेश अपने बीवी बच्चों को वहाँ बेंगलोर में छोड़कर सीधा आता है कानपुर और कानपुर जब हरिओम करता फैक्ट्री में पहुँचता है। यहाँ पर वह पहले 1 महीने काम करता है और इसी 1 महीने में वह उस फैक्ट्री के मालिक का दिल जीत लेता है। और दोस्तों अब तो उस व्यक्ति की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है और ये नौकरी होती है सुपरवाइज़र की। यहाँ उस रमेश को अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी और तो और उस कंपनी के मालिक ने उस रमेश को एक सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया था, कहा था कि अपने बीवी बच्चों को यहाँ ले आओ और तुम लोग यहाँ पर रहने लगो। दोस्तों अब तो वह जैसे ही अपने बीवी बच्चों को कानपुर में आकर रहने लगा, अच्छे ढंग से खाने कमाने लगा, एक दिन उसके पास उसके पिता का फ़ोन पहुँचता है। उसका पिता उससे कहता है कि यार तू ये छोटा जो लड़का मुकेश है इसको भी अपने साथ ले जा, ये भी खाने कमाने लगेगा, यहाँ पर इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। अब तो वह जो रमेश अपने पिता की बात मानता है और अपने भाई को कानपुर में बुला लेता है। वह जो रमेश अपने भाई की एक दूसरी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देता है। बड़े ही ढंग से मुकेश यहाँ पर रहता है अपने भाई भाभी के साथ में और तो और वह जो भी खाता कमाता है वह कभी दिन में ड्यूटी करता है, कभी रात में ड्यूटी करता है, कभी ओवर टाइम भी लगाता है और जो भी कमाता है वह सारी कमाई को लाकर अपने भाभी के हाथ में रख देता है। यहाँ पर वह अपने भतीजों से बहुत ही सारी मोहब्बत करता है, अपनी भाभी से मतलब कि बड़े अच्छे से रहता है। मुकेश यहाँ पर रहता तो है लेकिन वह अपने भतीजों से बहुत सारी मोहब्बत करता है, अपनी भाभी से बहुत सारी बातें करता है, कहीं ना कहीं वह अपनी भाभी का दिल जीत लेता है। यहाँ पर वह भाभी भी अपने देवर के साथ पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एक दिन जब वह रमेश अपने दोस्त अजय की बहन की शादी में गया हुआ था तो यहाँ पर रात के समय करीब 10 बजे वह जो लड़का मुकेश है जब फैक्ट्री से लौटता है तो वह उस दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खोलती उसकी भाभी यानी कि जोनिया जो कि नाइटी में थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कहीं ना कहीं उस लड़के यानी मुकेश से रहा नहीं गया और वह अपनी भाभी की जो सुंदरता है उसकी तारीफ कर बैठा। दोस्तों कहीं ना कहीं वह जो महिला है यानी कि जोनिया भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वह अपने देवर से कहती है तुम भी बस ऐसे ही करते हो। अब तो जोनिया मुकेश से कहती है कि तुम बैठो ज़रा हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तो वह जो मुकेश है वह अपनी भाभी से कहता है आज खाने की ज़रूरत नहीं, दरअसल वह आज खाना नहीं खाएगा, वो आज तुम्हारे लबों को चूमेगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो प्यार पनप उठता है यानी कि दोनों पहली बार शारीरिक संबंध तक कायम कर लेते हैं और जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में ये प्रेम संबंध बन पाया है अब तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर होना पसंद नहीं करते और एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। उनके बीच में जब भी उनको मौका मिलता संबंध बना लिया करते। एक दिन दोपहर को जब वह मुकेश अपने भाभी के साथ यानी कि बेड यानी संबंध बना रहा होता है, अचानक वह सुनता है कि उसके जो दरवाजे पर कोई मौजूद है। वह भागकर जाता है, दरवाजे खोलता है। वह खुद भी मतलब कि अर्धनग्न अवस्था में तो है ही। जैसे भी दरवाज़ा खोलता है उसको पता चलता है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई यानी कि रमेश मौजूद है। रमेश को वहाँ देखकर वह
बिल्कुल शक पका जाता है। लेकिन रमेश दंदनाता हुआ अंदर घुसता है तो वह पाता है कि उसकी पत्नी यानी कि पूर्ण नग्न अवस्था में उस बिस्तर पर लेटी हुई है। यहाँ पर वह अपनी पत्नी से कुछ पूछता उससे पहले उसकी पत्नी बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से खड़ी होती है और अपने कपड़े पहनती है। यानी कि जो रमेश है पूरे हालात को समझ गया था कि यहाँ इन देवर भाभी के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है। और दोस्तों इसी वजह से वह अपने भाई पर बरस पड़ा है, उसको गाली गलौज देता है, उसमें 2-4 थप्पड़ भी जड़ता है और उसको वहाँ से भगा देता है। अब मुकेश तो वहाँ से भाग गया है, लेकिन वह अपनी पत्नी से मतलब कि और भी ज़्यादा गलत बोलने लगता है। उससे कहता है कि तेरी पूर्ति नहीं होती, तेरी पूर्ति करने के लिए वह क्या क्या करे। यानी कि तेरे 2 बच्चे हो गए, हर तरीके से तुझे खुश रखता है, सारे काम करता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता, आखिर तू चाहती क्या है। यहाँ पर वह एक महिला कहती है ठीक है भाई उनसे गलती हो गई, वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नए जो संबंध बने हैं, दोनों के शरीर में कुछ नई उत्तेजना है, वो लोग अब तो सब संबंध बनाते हैं। यानी मुकेश और जोनिया जब भी संबंध बनाते हैं वो लोग सावधानी बरतते हैं और ध्यान रखते हैं कि कब रमेश वहाँ पर है कब नहीं है। जिस प्रकार से उनका यह सीन चल रहा था, दोनों चोरी छिपे से मतलब अपना काम करते थे। अब तो वह रमेश पाता है कि यार यहाँ पर उसके पीछे से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक दिन जब वह अचानक अपने घर पे आता है तो वह अपनी पत्नी को उस मुकेश के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर वह मतलब बहुत ही बुरी तरह से मारपीट करने लगता है उस जोनिया के साथ। जोनिया भी उल्टा जवाब दे बैठती है अपने पति रमेश को, रमेश से कहने लगती कि देखो तुमसे कुछ होता तो है नहीं, तुमने 2 बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद बस तुम्हें तो तुम्हारा काम दिखाई देता है। अरे भाई उसके बारे में भी सोचना चाहिए, वह यहाँ पर क्या करे, किसके पास जाए। यदि उसका पेट घर में भरेगा तो वह अपना पेट भरेगी ना, लेकिन तुम तो बस अपने काम में राजी रहते हो, तुमने कभी उसकी खुशियों को नहीं पहचाना है। इन बातों को सुनकर वह लड़का जो रमेश है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और बस उसी दुखी अवस्था में यानी कि पहुँच जाता है यानी ठेके पर, और ठेके से शराब खरीदता है और बस शराब को लगातार पीने लगता है। वह पूरी रात शराब पीता है, घर लौटता नहीं है, उसके दिमाग में अनाप शनाप तरह के विचार आ रहे होते हैं। लेकिन वह घर भी आता है और बस उसकी ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले वह करीब 2 दिन पहले जाकर बिहार अपने भाई और अपने बच्चों को वहाँ अपनी माँ के पास छोड़ कर तो आता है, लेकिन वापस आता अपनी पत्नी के पास कानपुर में, और उसी गत्ता फैक्ट्री में यानी कि 19 तारीख को वह दिन भर शराब पीता है। शाम के समय वह जैसे ही अपने वहाँ घर में गया है, यहाँ जोनिया उससे फिर दोबारा झगड़ बैठती है और कहती है कि देखो तुम पिया है फिर से शराब। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति रमेश है वह बहुत ही ज़्यादा खार खाए बैठा था, वह अपनी पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहाँ इसी झगड़े में वह अपनी पत्नी के सारे कपड़ों को फाड़ देता है, उसको नग्न अवस्था में कर देता है। उसके बाद वह अब अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा काम करता है, यानी कि वह सारी हदों को पार कर जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ इतना दर्दनाक काम करता है जिसके बारे में शायद बताना मुश्किल हो। दोस्तों वह गर्म चिपंडे से अपनी पत्नी की गुप्तांग को भी दागता है, उसमें उसको घुसेड़ता भी है, उसके शरीर में लगातार खरोंचे भी हैं और वह महिला बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित होती है, चीखती है तो वह उसके मुँह में कपड़ा ठूंस देता है। दोस्तों वह अब एक रॉड की मदद लेता है जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। उसके बाद वह उस ब्लैक कलर के तिरपाल यानी प्लास्टिक बैग को लेकर आता है, अपनी पत्नी की बॉडी को उसमें रखता है। उस रात यानी कि साइकिल पर अपनी पत्नी की बॉडी को डालकर ले जाता है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर और बस खेतों में फेंक कर वहाँ से लापता हो जाता है। उसने इस प्रक्रिया को तो अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की अच्छी सूझबूझ और अच्छे कदम उठाने पर मालूम चल गया कि यहाँ पर उस महिला का हत्यारा कौन है। दोस्तों जिस प्रकार से वह जो रमेश अपनी सारी कहानी को सुनाता है, अब पुलिस उसको यानी कि 23 अक्टूबर को जब गिरफ्तार कर लिया है उसको निचली अदालत में पेश किया जाता है। थोड़ा सा केस भी चलता है और इसी समय जो वह जज साहब हैं वो उस रमेश को उम्र कैद सजा सुनाते हैं। दोस्तों इस समय रमेश सलाखों के पीछे यानी कि अपनी सजा को भुगत रहा है और पछता रहा है कि उसने बहुत ही गलत कदम उठाया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं, हमको शिक्षा देकर जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमको अच्छी सीख और समझ जरूर लेनी चाहिए और उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। क्यों दोस्तों देखा आपने कैसे एक जो पुरुष है वह अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो फिर जो उसकी
उसकी पत्नी है वह बाहर यानी कि इधर उधर मुँह मारना शुरू कर देती है और बस यही जन्म होता है उन अवैध संबंधों का। यानी कि अब वह जो भूख है यानी जो शारीरिक भूख है वह एक अवैध संबंध के रूप में बाहर निकल कर आती है। और कोई भी महिला या पुरुष जब उनका अपने घर में पेट नहीं बढ़ता तो वो लोग बाहर झांकने लगते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जैसे उस मुकेश ने अपने भाभी के साथ संबंध बनाए, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।